Very good morning, everyone. Good afternoon, everyone. So, very good afternoon, all of you. And अभी हम डिस्कस कर रहे हैं बजट का प्रोसेस और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे इंडिया का हिस्ट्री। सी ये दोनों जो चैप्टर्स है ये या ऐसा बोलो एक यूनिट है और एक चैप्टर है छोटा सा, तो यूनिट जैसा ही है, वो बहुत बड़ा नहीं है। एक बार आपको रीड आउट करना चाहिए, रीड आउट करना चाहिए स्पेसिफिकली द लास्ट चैप्टर एंड दैट टू इन पार्ट पार्ट। एक एश्योरेंस है कि आप 15 मिनट के ऊपर इसको नहीं पढ़ सकते कंटिन्यूसली, क्योंकि बहुत बोरिंग चैप्टर है, बहुत बोरिंग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बजट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। तो 15 मिनट पढ़ लो, ब्रेक ले लो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, वापस 15 मिनट पढ़ लो, फिर दूसरा। दो दो तीन तीन पन्ने, दो दो तीन तीन पन्ने अगर पढ़ रहे हो, 2 पन्ने भी पढ़ रहे हो, इट्स ओके। हार्डली 12 पन्ना 15 पन्नों का चैप्टर है पूरा। जस्ट रीड इट वंस, रीजन बीइंग हिस्ट्री एक्सप्लेन की है पूरी इंडिया की, कि वो राइट फ्रॉम अपनी पॉलिसी मेकिंग पहले कैसी थी, इंडिपेंडेंस के वक्त कैसी हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंस 1991 रिफॉर्म के पहले कैसी थी और 1991 के बाद कैसी थी। राइट राइट फ्रॉम दैट चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ पूरा वहाँ से स्टार्ट किया जर्नी। तो आई वॉन्ट ऑब्वियसली टेल यू एवरीथिंग आउट ऑफ इट, बट आई एम गिविंग यू जस्ट आइडिया कि क्या हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। व्हाट इज द बजट? एक ऐसा स्टेटमेंट जो डिटेल में बताएगा कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा, मनी कहाँ से आएगा और मनी कहाँ जाएगा। करेक्ट? ये सब फोरकास्टेड होता है या पास्ट डेटा होता है? फोरकास्टिंग होता है या पास्ट डेटा होता है? ये फोरकास्टिंग होता है। करेक्ट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट चैप्टर नंबर कौन सा है ये? चैप्टर नंबर 7, यूनिट नंबर 3 ऑफ रेगुलर नोट्स। नॉट रिक्वायर्ड बट सुन ले जो बोल रहा हूँ, ठीक है। 164 आपको ओपन करके रखना है, तो 164 रेगुलर बुक का पेज नंबर है, बट उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि इनके पास किसी के पास नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट इकोनॉमी को रन करता है। क्या टैक्सेस जरूरी है? इकोनॉमी को रन करने के लिए खर्चा लगने वाला है, खर्चा लगेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, टैक्सेस तो आने ही चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को रेवेन्यू आना चाहिए। गवर्नमेंट के रेवेन्यू के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स है, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स में 2 पार्ट है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में फीस, पेनल्टी, लाइसेंस फीस वगैरह, डोनेशंस, फाइन्स, ये सब आते हैं। करेक्ट? पब्लिक एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज में जो खर्चा लगता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर। एंड जो नॉन रिकरिंग होता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, एसेट बिल्ड होते हैं, उसे बोलते हैं नॉन रेवेन्यू या कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो डेवलपमेंट के लिए काम में आता है। करेक्ट? प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। तो ये जो बजटरी प्रोसेस है, ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस टुगेदर है। क्या बोला मैंने? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस टुगेदर है ये, क्योंकि आप लॉ बना रहे हो और दूसरा आप उसे एग्जीक्यूट भी करने वाले हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इट्स लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव। राइट दिस सेंटेंस विद मी। बजट प्रोसेस is the process, budget process is the process, is the means बोल दो आप उसको, बजट प्रोसेस इज द मीन्स। ये आपके फास्ट ट्रैक पॉइंट बोलकर भी आप कंसिडर कर सकते हो। आई एम श्योर कि वहां पे लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तो कंसिडर कर लो। बजट प्रोसेस इज द मीन्स बाय विच द एग्जीक्यूटिव एंड legislative branches together formulate a set of taxing and spending proposal. Formulate a set of taxing and spending proposal. proposals बोल दो। तो यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस
ये दोनों साथ में आके फॉर्मुलेट होता है हमारा टैक्सेशन पॉलिसीज एंड स्पेंडिंग प्रपोजल्स। टैक्सेशन मतलब पैसा लाना, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना। एग्जीक्यूटिव भी है और लेजिस्लेटिव भी है, क्योंकि हम कायदा कानून बना रहे हैं। आपको पता है बजट जब पहले पास नहीं होता उसे बिल बोलते हैं, फाइनेंस बिल। जब पास हो जाता है तो उसे फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। एक्ट मतलब ही कायदा बन गया, कानून बन गया। तो लेजिस्लेटिव तो पक्का हुआ, और आगे उसे एग्जीक्यूट करवाना ये भी अपना ही काम होता है। थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हम उसके क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं। थ्रू गवर्नमेंट अदर डिपार्टमेंट्स वी ट्राई टू एग्जीक्यूट दैट, नॉट ओनली इनकम टैक्स बट बाकी भी। इनडायरेक्ट टैक्स के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट टैक्स के लिए इनकम टैक्स है। वैसे ही स्पेंडिंग के एंगल से अलग अलग ग्राम पंचायत, पंचायत सब रहता है, कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपको पता है। नाउ बजट किसके कंसल्टेशन में आके प्रिपेयर होता है? नीति आयोग, राइट देयर। बजट इज प्रिपेयर्ड in consultation with नीति आयोग। is prepared in consultation with नीति आयोग एंड ऐसा बोल सकते हैं अदर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज। अदर रेलेवेंट मिनिस्ट्री मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऐसे बाकी मिनिस्ट्रीज एंड अदर रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज and is controlled by which ministry? Yes, controlled by Ministry of Finance। इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे आता है नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप सुनिए, कुछ सेंटेंसेस मैं पढ़ रहा हूं, आप मॉड्यूल से भी पढ़ सकते हो बाद में। बजट इज प्रेजेंटेड एंड अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस। कौन से हाउसेस होते हैं? दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। पहले लोकसभा में प्रेजेंट होता है, राज्यसभा में वो पास होता है, करेक्ट। बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल फिजिकल ईयर, फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को, प्रिपेयर होना चालू होता है अगस्त सितंबर से। एंड तब वो सितंबर अक्टूबर अगस्त में जब वो प्रिपेयर होना चालू होता है, तब ये नीति आयोग, बाकी मिनिस्ट्री सब साथ में काम करते हैं, इनके कंसल्टेशन सब चलते हैं। और बजट वो जो 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है, उससे पहले हलवा सेरेमनी वगैरह होता है, राइट। और उसके बाद आपका बजट प्रेजेंट होता है। बजट प्रेजेंट होने के बाद में वो राज्यसभा में जाता है पासिंग के लिए, और 45 डेज के लिए पब्लिक कमेंट्स के लिए ओपन भी रहता है, कि आपके कोई ऑब्जेक्शन रहेंगे, आपके कोई फ्रूटफुल कमेंट्स रहेंगे तो बताओ, ताकि हम उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। और फिर राज्यसभा से जब वो पास हो जाता है तो फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के एक्सेंट के लिए, मतलब साइनिंग के लिए। जब प्रेसिडेंट ने उसको साइन कर दिया मतलब वो बन गया एक्ट, बट वो एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल रहता है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स, Article 200, 112 of the Constitution says that every year President must share a statement with both the houses. This statement is called as annual financial statement. बोलो एक बार, annual financial statement. This statement shows how much money the government of India plans to receive spent in that year. तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि कितना पैसा आने वाला है और जाने वाला है, कितना प्लानिंग हम लोग किया है इनफ्लो एंड आउटफ्लो का। Budget procedures are: number 1, preparation of budget; number 2, presentation and enactment of budget; and number 3, execution of budget। 3 स्टेप्स बोलो, बोलो नीलेश, 3 स्टेप बोलो। 3 स्टेजेस ऑफ बजट क्या है? सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ बजट, देन प्रेजेंटेशन एंड एनैक्टमेंट ऑफ बजट, एंड तीसरा एग्जीक्यूशन ऑफ बजट। प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना पार्लियामेंट में, और एनैक्ट करना मतलब आगे लॉ तक पास करना, और उसे फिर एग्जीक्यूट कराना मतलब साल भर फॉलो करना, करवाना। अंडरस्टूड? नाउ राइट देयर बजट प्रोसेस, ऐसा लिखो मेरे जैसा, पहले देख लो। बजट प्रोसेस, ये बजट प्रोसेस जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे।
First will be administrative process. Administrative process. And second will be legislative process. एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में क्या होता है, प्रॉपर बजट प्रिपेयर किया जाता है इंटरेस्टेड पार्टीज को साथ में लेकर। इंटरेस्टेड पार्टी मतलब कौन, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, ठीक है। यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि बजट अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, राइट। बजट प्रिपेयर बोलते हो ऐसा शॉर्ट में, बजट प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड, ठीक है, बजट प्रिपेयर्ड, ठीक है। लेजिस्लेटिव प्रोसेस में लॉ का रूप दिया जाता है उसे, मतलब पार्लियामेंट में पास किया जाता है आफ्टर डिस्कशन। तो यहां पर हम बोलेंगे लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यहां पर हम बोलेंगे पास्ड बाय द पार्लियामेंट। पास्ड बाय द पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स डिस्कशन वगैरह सबके बाद वो पास होता है, ठीक है। पास्ड बाय द पार्लियामेंट। यूनियन बजट 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है, प्रिपेयर अगस्त सितंबर के बीच होता है प्रीवियस ईयर में, करेक्ट। बजट स्पीच किसको बोलते हैं, जो पूरा एक दिन चलते रहता है ना टीवी पे, वो दिखाते ना, 10 बजे चालू होगा, 11 बजे चालू होगा, निर्मला मैडम आती है, उसको बजट स्पीच बोलते हैं। वो बजट स्पीच में सभी, हाँ अपन ने तो क्लास में देखा भी था बजट, प्रॉपर बजट के दिन हमने बजट क्लास में लगाया और उसको सुना भी था। समझा नहीं था क्योंकि टर्म्स बहुत अलग थे ना, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था कि आपको 5% समझ सकता है, 50% समझ सकता है, डिपेंडिंग ऑन तुम पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, बट जितना भी समझे सुन लो, ऐसा बोला था। फिर बाद में अपन ने थोड़ा डिस्कस किया था उसके बारे में अच्छे से। तो बजट स्पीच मेनली एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो ड्रॉ करता है अटेंशन टू द प्रपोज्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। बजट स्पीच वो होता है जो निर्मला मैडम देते हैं, राइट। फाइनेंस मिनिस्टर मेक्स अ डिटेल्ड बजट स्पीच एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट बिफोर द लोकसभा। यहाँ पे एक एमसीक्यू बन रहा है, लोकसभा के सामने प्रेजेंट होता है वो। द बजट स्पीच प्रेजेंट्स द डिटेल्स ऑफ द प्रपोज्ड न्यू फाइनेंशियल टैक्सेशन, बोरिंग, एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। 3 अपन ने बात की थी वैसे भी, 4 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी याद है, उसमें बजट तो एक खुद ही है, चौथा, और 3 क्या थे, गवर्नमेंट का रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का बोरिंग। तो वही 3 चीजें आएगी यहाँ पर। बजट स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर इज यूजुअली इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बजट स्पीच पार्ट, बजट स्पीच पार्ट्स। नंबर 1 पार्ट ए, एंड नंबर 2 पार्ट बी रहता है। पार्ट ए में क्या रहता है, सुन लो पहले अच्छे से, आपको पता है पार्ट ए में क्या रहता है। करेक्ट। तो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस बताई जाती है उसमें, एन आउटलाइन ऑफ द प्रिवेलिंग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, क्या चल रहा है कंट्री में अभी मैक्रो लेवल पे। बजट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, क्या करने वाले हम आगे अगले साल में। एलॉबरेट द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ डेवलपमेंट चाहता है। मिनिस्टर प्रेजेंट्स द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ द टोटल फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट वाया टैक्सेशन, बोरिंग, कितना पैसा आएगा, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थ्रू एलोकेशन फॉर डिफरेंट सेक्टर्स एंड फ्रेश स्कीम्स अगर कोई रहेगा अलग अलग सेक्टर के लिए, तो वो सब यहाँ पर आता है पार्ट ए में। तो इसको शॉर्ट में अपन क्या बोलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस। एंड पॉलिसीज बोल देंगे, है ना, और अलग अलग पॉलिसीज। पार्ट बी क्या रहेगा, करेक्ट, जो भी डेवलपमेंटल मेजर्स हम लोग एक्टिव मतलब कंडक्ट करने वाले वो सब इसमें आते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे डिटेल्ड प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नमेंट हैज मेड ऑन वेरियस डेवलपमेंटल मेजर्स, क्या गवर्नमेंट ने प्रोग्रेस किया।
द डायरेक्शन ऑफ द फ्यूचर पॉलिसीज, क्या क्या हम लोग आगे करने वाले, एंड गवर्नमेंट्स टैक्स प्रपोजल फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब टैक्स प्रपोजल्स कहाँ आते हैं नीलेश? पार्ट ए या पार्ट बी? पार्ट बी में आता है, राइट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? इंक्लूडिंग वेरिएशंस इन द करंट टैक्सेशन पॉलिसीज। तो हम इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे पार्ट बी के लिए? वेरियस डेवलपमेंटल मेजर्स, various developmental measures, comma, future policies, comma, taxation policy, taxation policies। ये पार्ट बी में कवर होता है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी बता रहा हूं मैं आपको। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट है वो बताता है। उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 3 फंड्स है? कौन से 3 फंड्स है? हाँ, वेरी गुड। कॉन्टिजेंसी और पब्लिक अकाउंट बोलते, फंड नहीं, पब्लिक अकाउंट। तो यहां पर हम लिखेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3 parts, 3 parts। नंबर 1, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। शांत रहो। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब इसमें सब इनफ्लो, सब आउटफ्लो, सब कुछ आ जाएगा। देन कंटिंजेंसी, नाम से समझ रहे हैं आपको? करेक्ट, अनसर्टन इवेंट्स के लिए होता है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। करेक्ट, नेचुरल डिजास्टर हो गया, ह्यूमन मेड डिजास्टर जैसे वॉर, ये हो गए। एंड लास्ट आता है पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट। ठीक है। बजट डॉक्यूमेंट जो पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट होते हैं उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, एएफएस बोलते हैं इसको, एएफएस। उसके बाद आपका डीजी आता है। डीजी क्या होता है? डिमांड फॉर ग्रांट्स, डीजी। एंड तीसरा आता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल मतलब आपका जो प्रपोज्ड है वो। एंड स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर एफआरबीएम एक्ट। व्हाट इज एफआरबीएम? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो लिख दो ये भी। डॉक्यूमेंट्स presented to the parliament नंबर 1 एएफएस लिख दो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस। नंबर 2 लिख दो डीजी। व्हाट इज डीजी? वो लिख देता हूं मैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स। डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब मदद की भीख मांग रहे अपन। एंड नंबर 3 फाइनेंस बिल, ये आपका प्रपोज्ड बिल है। एंड स्टेटमेंट मैंडेटेड मतलब कंपलसरी। अंडर FRBM Act. And what is the long form? Fiscal Responsibility and Budget Management. ब्रैकेट में लिखना तो लिख दो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। डन। Fiscal Responsibility and Budget Management Act. 9 other documents which are under in the nature of explanatory statement supporting the mandated document are also presented along with the document mentioned above. कितने? 9 और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री होता है, हर मिनिस्ट्री का अलग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है। क्यों उनको उतना पैसा क्यों चाहिए, उतना पैसा उन कहाँ स्पेंड करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन रहता है ये।
हाँ, रेलवे भी इसी में आता है। पहले, आज से 5 साल पहले ऐसा रेल बजट पहले आता था, फिर जनरल बजट आता था। नाउ रेल बजट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ जनरल बजट। शायद 17-18 से किया उन्होंने। हाँ, 17-18 के आसपास मुझे याद आ रहा है। इलेक्शन ईयर में बजट प्रेजेंट 2 बार होता है। जैसे अभी अभी 2024 लास्ट ईयर में हुआ था। क्या हुआ था, एक इंटरिम बजट आया था और एक फाइनल बजट आता है। क्योंकि इलेक्शंस होते हैं, तो अब वो जो बजट प्रेजेंट कर रहे हैं वो पूरे साल का नहीं प्रेजेंट कर सकते, क्योंकि पूरे साल वो पावर में ही नहीं है। सो दे आर नॉट श्योर कि वो जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तो वो क्या बोलते हैं कि हम अभी से लेके इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आते तब तक तो देश को हम ही संभालने वाले, तो हमारी पॉलिसीज इंटरिम पीरियड के लिए ये रहेंगे। और फिर जब वो इंटरिम बजट लाते तो वो ऐसा थोड़ा रोजी पिक्चर लाते अपने सामने, ताकि उनको जीता पाए अपन। और फिर फाइनल बजट वो उनके हिसाब से लाते जो लाना है, राइट। तो इंटरिम बजट एंड फाइनल बजट, ऐसा साल में 2 बजट सिर्फ उसी साल में होता है जिस साल में इलेक्शंस होते हैं। ओके। लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, अपर अपर हाउस इज राज्यसभा। लोकसभा को लोकसभा बोलते हैं क्योंकि हम जो सिलेक्ट करते हैं वो वहां पे आते हैं, हाउस ऑफ पीपल है। हम जो एमपी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो वहां पर आ रहे हैं, और वो और आगे जो सिलेक्ट करेंगे वो लोग मिनिस्ट्रीज जो सिलेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं राज्यसभा मेंबर्स, मेंबर ऑफ राज्यसभा। लोकसभा मेंबर्स इलेक्टेड बाय पब्लिक होते हैं, राज्यसभा मेंबर्स इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। एमपीज एंड एमएलएज मिलके इलेक्ट करते हैं उनको, राइट। राज्यसभा के पास वोटिंग ऑन स्पेंडिंग पावर नहीं होता, याद रखो। स्पेंडिंग कहाँ होगा इस पे राज्यसभा वोट नहीं कर सकता है। ओके। डिस्कशन होता है जनरल बजट पे। आफ्टर डिस्कशन एंड वोटिंग इन द लोकसभा, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द अप्रोप्रिएशन बिल ग्रांटिंग अथॉरिटी फॉर द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें से खर्च करने का अपने को हमको पावर दो। ये डिस्कशंस के बाद गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है। जिस बिल में वो इंट्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल, क्योंकि अब तक बिल पास नहीं हुआ है राज्यसभा में। फिर उसको अथॉरिटी क्यों चाहिए, क्योंकि वैसे भी राज्यसभा के पास स्पेंडिंग के लिए कोई वोटिंग पावर नहीं है। समझे क्या आप। तो एक बार लोकसभा ने वोटिंग कर लिया, डिस्कस कर लिया, तो कैन वी से स्पेंडिंग तो फाइनल है। इसीलिए ये डायरेक्टली कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई हमारे डिस्कशन के हिसाब से हमको ये खर्च करने का परमिशन दो। समझे। और जिस बिल के थ्रू होता है उसे बोलते हैं अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन मतलब क्या, बांटना, तो खर्च करना। ऐसा वर्ड पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं मालूम है ना हुआ। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा वो अप्रोप्रिएशन में दिखता है आपको, वैसे ही एक्सपेंडिचर कहाँ होगा ये आपको अप्रोप्रिएशन बिल में दिखता है। टेक्निकली उसका वो लॉजिक है, ठीक है। कट मोशन कैन बी मेड टू रिड्यूस द सम रिक्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको, कट मोशन। कट मोशन मतलब क्या, जितना तुमने मांगा हम उसमें कट कर रहे हैं क्योंकि आपने ज्यादा मांग लिया। फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द जनरल बजट इन द लोकसभा एनेक्ट द गवर्नमेंट टैक्सेशन प्रपोजल्स accompanied by the memorandum explaining its provisions. It is considered and finally passed after the appropriation bill is passed. कितने दिन का समय मिलता है पार्लियामेंट को पास करने के लिए, 75 डेज का टाइम मिलता है। पहले ये टाइम थोड़ा कम मिलता था क्योंकि फरवरी एंड में बजट प्रेजेंट होता था। अब फरवरी फर्स्ट है, इसलिए 75 डेज का अपने को विंडो मिलता है टू पास द बजट। एक प्रोसेस है जिसको ग्लूटिन प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू जितना भी आउटस्टैंडिंग स्पेंडिंग का रिक्वेस्ट है वो प्रपोजल क्लोज होते हैं, एक इसमें क्लोज कर देते हैं। लिख दो उसका नाम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अब ये तो द गिलोटिन process ends discussions on outstanding spending request। हाँ, ये डीजी का एक पार्ट है। लास्ट का अगर सेंटेंस आप 3 वर्ड पढ़ोगे तो आपको समझेगा। आउटस्टैंडिंग स्पेंडिंग रिक्वेस्ट मतलब क्या, जो तुम्हें पे करना है भाई उसके लिए तुम मांग रहे हो, तो ये डीजी का एक पार्ट हो गया। इस प्रोसेस का नाम है
गिलोटिन प्रोसेस। डन। बाकी तो सब आपको पता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, सब कुछ पता है आपको। कैपिटल रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या आता है, ब्रॉड सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स क्या क्या है। कॉर्पोरेशन का टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ टैक्स अभी नहीं रहा वैसे तो, कस्टम ड्यूटीज, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, जीएसटी, टैक्स ऑन यूनियन टेरिटरीज, ये सब क्या है, अलग अलग रिसीट्स है, जो कि कौन सी रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स हो गई। कैपिटल रिसीट्स कौन सी होती है, जो डेट रिसीट्स एंड नॉन डेट रिसीट्स होती है। डेट रिसीट्स, नॉन डेट रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स हो सकती है। मेनली ब्रॉड सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में ये सब आता है जो हमने अभी अभी बोला। और नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, तो इंटरेस्ट मिलना, डिविडेंड या प्रॉफिट मिलना पब्लिक सेक्टर यूनिट से, अगर वो प्रॉफिट में रहेंगे तो, बराबर है, लॉस में रहते आधे वक्त। फिर अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि फाइन पेनल्टीज वगैरह जो अपन ने बोला था वो। रिसीट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी भी काफ़ी आते हैं उनको, वो भी यहाँ पर आते हैं। फॉरेन ग्रांट्स वगैरह कैपिटल रिसीट्स में आते हैं। जो नॉन रिकरिंग बेसिस पे रहेंगे वो सब कैपिटल रिसीट्स में आते हैं। रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस वगैरह ये सब नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक डेट एक नॉन डेट। डेट मतलब आप लोन ले रहे हो या तो दे रहे हो, तो रिसीट से तो ले रहे हो। एंड नॉन डेट में आपका कोई पिछला लोन आपने दिया रहेगा या एडवांस दिया रहेगा किसी कंट्री को, तो उसने वापस दिया रहेगा, या कोई एजेंसी को आपने एडवांस दिया उसने वापस दिया, तो ये सब आते हैं रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। दे आर कंसिडर्ड एज रिसीट नंबर 1, दे आर कंसिडर्ड एज कैपिटल रिसीट नंबर 2, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन डेट कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि हम लोन नहीं ले रहे मगर हम रिकरिंग बेसिस पर भी नहीं ले रहे, तो वो कैपिटल रिसीट जरूर है बट नॉन डेट है। करेक्ट, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। और अगर आपने कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो वो सब पैसा भी आपका कोई डेट नहीं है, कैपिटल रिसीट्स दिए, तो उसको भी नॉन डेट कैपिटल रिसीट बोलते हैं। ओके, डेट कैपिटल रिसीट्स तो आपको पता है, आप मार्केट से बोरो कर लो, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स बेचो, गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज, स्मॉल सेविंग्स जैसे कि पीपीएफ वगैरह, ये सब आपके डेट रिसीट्स है क्योंकि गवर्नमेंट का बोरिंग है, राइट। सुकन्या समृद्धि योजना जो भी है ये भी वैसे ही है, गवर्नमेंट का बोरिंग है, ये सब डेट कैपिटल रिसीट्स है। कोई बाहर से एक्सटर्नल डेट लिया रहेगा तो वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा, या कोई भी और फॉरेन गवर्नमेंट से अगर आप लोन वोन ले रहे होंगे तो ये सब आ जाता है डेट कैपिटल रिसीट्स। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम पता है आपको, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, वर्ल्ड बैंक को। तो वर्ल्ड बैंक भी हमको लोन देता है। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द टॉप बोरोवर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, राइट। अभी का लेटेस्ट रैंकिंग पता नहीं, फोर्थ पे थे पहले, फोर्थ पे थे पहले अपन। एंड इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक नॉर्मल लोन होता है जो वर्ल्ड बैंक देता है, और एक सॉफ्ट टर्म पे लोन देता है बैंक एट 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 40 years। तो उसमें भी अपन लार्जेस्ट बोरोवर है क्योंकि अपन डेवलपिंग कंट्री थे ना। हाँ, 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉफ्ट टर्म्स है ना वो, इसलिए। तो उसमें क्या होता है ना, वर्ल्ड बैंक के पास एक लिमिट रहती है कितना दे सकते हैं। ये वर्ल्ड बैंक के एक आर्म है और कुछ नहीं है, आईडीबी बोलते हैं शायद इसको, डेवलपमेंटल बैंक का एक पार्ट है वो, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल बैंक का एक पार्ट है। सॉवरियन गोल्ड बॉन्ड नाम सुना है? अभी अभी लेटेस्ट में बंद हुआ है, जो जो बंद हुआ है अभी अभी लेटेस्ट में, 6 महीने पहले ही बंद हुआ है। तो सॉवरियन बॉन्ड से जो भी पैसा गवर्नमेंट को आता है वो भी गवर्नमेंट का एक अदर रिसीट का हिस्सा होता है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सेविंग बॉन्ड से जो पैसा आता है वो सभी गवर्नमेंट का अदर रिसीट्स का एक पार्ट होता है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, सॉवरियन मतलब सुप्रीम बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सबसे सुप्रीम मानती है खुद को, और वो गोल्ड बॉन्ड है तो गवर्नमेंट उस पर 2.5% इंटरेस्ट देता है। और अगर अभी रेट चल रहा है 60,000 और बाद में जब तुम्हारे बॉन्ड मैच्योर हो जाएंगे तब रेट चल रहा है 90,000, तो तुमको अकॉर्डिंगली पैसा मिलता है। जैसे म्यूचुअल फंड का नैव कैसे होता है, रेट्स बढ़ने के बाद आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, वैसे ही सेम, बस म्यूचुअल फंड में मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करती है, बॉन्ड में इन्वेस्ट हो रहा है, और वो भी तुम्हारे बिहाफ पे गवर्नमेंट कर रही है, और गवर्नमेंट उस पर 2.5% अलग से ब्याज भी दे रही है, तो इट्स एक्चुअली गुड रिटर्न। पब्लिक एक्सपेंडिचर में तो आपको पता ही है, उसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि मेन ये पार्ट आता है एग्जाम में। पब्लिक डेट क्या होता है मालूम है क्या? जितना भी गवर्नमेंट बोरो कर रहा है इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्सेज से, वो पैसा पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है और फिर वहां से खर्च होता है। पता है आपको ये बात?
बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है ये गवर्नमेंट की, जो पब्लिक डेट है मैनेजमेंट। अगर वो डेट ज़्यादा बढ़ जाए तो प्रॉब्लम हो जाता है, कम रहेगा तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आता है। हाँ हाँ, कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा खर्च करना है तो तुम्हें उसी पर्पस के लिए खर्च करना पड़ेगा जिसके लिए वो है, और परमिशंस के साथ खर्च करना पड़ेगा। वेर एज हाँ, प्रेसिडेंट कर सकता है उसमें, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट कर सकता है। मेन अथॉरिटी तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर ही है, प्रेसिडेंट सिर्फ विधेयक के रोल के लिए ही है सिर्फ एक्चुअली। बाकी तो जनरल है। और डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन थ्री पिलर्स। डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन थ्री पिलर्स। नंबर वन, लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग होना चाहिए, कॉमन सेंस। नंबर टू, रिस्क मिटिगेट होना चाहिए, मतलब रिस्क बैलेंस होना चाहिए। मिटिगेट करना मतलब कम कम से कम करना। एंड नंबर थ्री, मार्केट डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी आप बोरिंग कर कर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उससे मार्केट में डेवलपमेंट आना चाहिए। तो तीन पिलर्स है पब्लिक डेट मैनेजमेंट, मतलब डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के। लिख लेते हैं इसको, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे लिखेंगे। डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी हैज थ्री पिलर्स। नंबर वन, क्या बोला था अपन ने? लो कॉस्ट बोरिंग, लो कॉस्ट ऑफ बोरिंग। नंबर टू, रिस्क मिटिगेट। मिटिगेट का मीनिंग भी लिख दो उधर, मिनिमाइजेशन, mitigation, risk mitigation, that is reduction. Okay. And number three, development of market, market development, market development। ये क्या है? तीन पिलर्स है किसके? डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के। जब भी आप लोन मैनेजमेंट करोगे तो ये तीन पिलर्स देख कर करोगे। क्या पैसा सस्ते में आ रहा है, क्या रिस्क कम है, और क्या इससे मार्केट डेवलप होगा। ओके। बिजनेस में भी हम ये दो चीजें तो देखते ही है, क्या पैसा सस्ते में आ रहा है, क्या रिस्क कम है, और क्या हमारा बिजनेस ग्रो होगा। तो यहाँ पे बिजनेस की जगह मार्केट है, मार्केट डेवलपमेंट। अपन जनरली अपने बिजनेस डेवलपमेंट सोचते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? गवर्नमेंट के लिए बॉन्ड्स बेचता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। यस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल होता है मेनली एक्सटर्नल डेट को मैनेज करना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल होता है एक्सटर्नल डेट को मैनेज करना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बजट डिवीजन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी लाइबिलिटीज को संभालते हैं, जैसे कि स्मॉल सेविंग्स, पीपीएफ, आपका सुकन्या समृद्धि स्कीम वगैरह, कोई भी डिपॉजिट्स रहेगा तो वो, रिजर्व फंड्स रहेगा तो वो, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों तीनों की है। कौन तीन आता है इसमें? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बजट डिवीजन, एंड आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अकेले पे कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक्सटर्नल डेट को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे मेन ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेचना और खरीदना, उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। एफआरबीएम एक्ट जो अपन ने बोला था ना, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, वो 2003 में पास हुआ था, ताकि हम लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर पाए हमारे इस पूरी चीज को। एफआरबीएम एक्ट was passed in 2003 to provide the legislative framework for reduction of the deficit। किसके लिए? reduction of deficit, आपको पता है ना, बजट डेफिसिट। एंड देयर बाय द डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ सस्टेनेबल लेवल। मतलब डेट अपने को क्या करना है? कम करना है कि बढ़ाना है? कम करना है, ताकि एक टिकाऊ लेवल पे अपन उसको रख सके। समझे कि नहीं? जिस जितना डेट अपन झेल पाएंगे उतना ही लेना चाहिए ना। आज यूएस इतना ज्यादा डेट ले रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है ना। उसके जीडीपी का 109% डेट है, अपना जीडीपी का 57% डेट है। तो अपनी जीडी आप कैन वी से सस्टेनेबल लेवल पे अपन भी नहीं है एक्चुअली, बट उससे थोड़े ऊपर है। और यूएस इकोनॉमी कुछ ज्यादा ही ऊपर है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली अपना डेवलपिंग कंट्री तो अपना खर्चा ज्यादा होने वाला है,
और लोगों का आमदनी कम होने वाला है तो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को कम आएगा। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये फैक्ट्स है कि एफआरबीएम एक्ट क्या करता है, 2003 में पास हुआ था, उसका काम है बजट में डेफिसिट कम से कम रखो और उसको सस्टेनेबल लेवल तक रखो, बोरिंग जो भी आप कर रहे हो। और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के थ्रू बजट डेफिसिट को कम करना ये एफआरबीएम एक्ट का काम है, लीगल प्रोसेस के थ्रू डेफिसिट को कम करना। ओके, रिडक्शन ऑफ डेफिसिट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का लोन कम हो जाएगा उससे और सस्टेनेबल लेवल पर हम टिके रहेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, जब एफआरबीएम एक्ट बोलते तो उसका ऑब्जेक्टिव था इंटर जनरेशनल इक्विटी इन द फिजिकल मैनेजमेंट, मतलब ओवरऑल इक्वालिटी लाना चाहिए अपन ने। नंबर 2, लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहिए। तीसरा, बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करता है, इनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन लाना। एंड नंबर 4, ट्रांसपेरेंसी इन द फिजिकल ऑपरेशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के ऑपरेशंस, जो फिजिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो बजट का हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहना चाहिए। ये 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे डाली गई है, ऑब्जेक्टिव बोल जाता है इसको, ऑब्जेक्टिव ऑफ एफआरबीएम एक्ट। ओके, ये जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। वैसे भी पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल वाज क्रिएटेड इन 2016। पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल, नाम से समझ रहा है ये क्या कर रहा है, पब्लिक डेट को मैनेज कर रहा है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किसके अंडर ये, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। व्हेन इट वाज क्रिएटेड, 2016। नाम क्या है, पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल। पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल 2016 में फॉर्म हुआ था अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, डीएस बोलते हैं, एमएसडीएस, 2021 से 2024 का एक फ्रेमवर्क था टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट कंपोजिशन ऑफ डेट पोर्टफोलियो। कितना डेट कहां से लाना चाहिए, ये फ्रेमवर्क डिसाइड करने के लिए मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी 2021 से 2024 तक चली थी, जिसमें हम डेट जो लिए है गवर्नमेंट ने, वो कितना डेट कहां से लेना चाहिए या ले चुके हैं। मतलब सोचो ना कि आपके बिजनेस में लोन है, 4 अलग अलग बैंक से लिए, आप चाहते हो कि 4 बैंक ना रहे, 2 ही बैंक रहे, तो आप उसका रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, या 4 भी रहेंगे तो किधर से कितना लेना चाहिए था, वो आपको अगर प्रॉपर मैनेज करना है तो आप देख के मैनेज करोगे बराबर से। तो गवर्नमेंट ने भी अलग अलग सोर्सेस से वो रखी है, तो उसका डेट बराबर कंपोजिशन में है कि नहीं है, राइट अमाउंट, राइट जगह से राइट अमाउंट ऑफ डेट लिया है क्या, इसके लिए आपका होता है मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, एमटीडीएस बोलते हैं इसको। टाइप्स ऑफ बजट आपको पता है, 3 बजट होते हैं, लिखाने की भी जरूरत नहीं है। सरप्लस, बैलेंस्ड, नहीं ऐसा बोलो, बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड में 2 टाइप है, सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस बजट कौन सा होता है, जहां पर रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू इज मोर देन पब्लिक एक्सपेंडिचर। डेफिसिट इसका उल्टा होता है। और बैलेंस बजट में दोनों इक्वल होते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कॉमन सेंस लगाओ, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल गिव यू रेवेन्यू डेफिसिट। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बी केयरफुल, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब मतलब ओवरऑल टोटल एक्सपेंडिचर इज इन एक्सेस ऑफ टोटल रिसीट्स, बट रिमेंबर एक्सक्लूडिंग बोरिंग, एक्सक्लूडिंग बोरिंग इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। और अगर आप इसमें बोरिंग ऐड कर देते हो तो उसको बोलते हैं एक ही मिनट, रिसीट्स में आता है ना, रिसीट्स में आता है ना बोरिंग। तो रिसीट्स में बोरिंग नहीं लेते हुए जो आपका डेफिसिट आ रहा है उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। ओके, तो रिमेंबर फिस्कल डेफिसिट में कभी भी बोरिंग नहीं आते। टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग में रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग आता है। मतलब डेट कैपिटल रिसीट था ना, वो नहीं आएगा, डेट कैपिटल रिसीट नहीं आएगा, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है,
फिजिकल डेफिसिट में से अगर अपन नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी माइनस कर देते, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी मतलब अपने को कोई इंटरेस्ट देना है और अपने को इंटरेस्ट रिसीव करना है, सो देना है 100 रुपया, रिसीव करना है 30 रुपीज, तो 70 रुपीज इज योर नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो अगर आप इंटरेस्ट लायबिलिटी फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर देते हो तो अपने को मिल जाता है प्राइमरी डेफिसिट। लिख लो ये फिजिकल डेफिसिट, तो पता ही है आपको। क्या याद रखना है, फिजिकल डेफिसिट में बोरिंग लेना नहीं है। अब लिखो प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज, नेट इंटरेस्ट लायबिलिटीज। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया कौन कंट्रोल करता है? प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है, रिमेंबर है, दिस डोंट फॉरगेट। प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, माना मोदी बहुत महान है बट नहीं करता है, ओके। एंड ये याद रखो कि वो प्रेसिडेंट कंट्रोल करता है, मतलब क्या, प्रेसिडेंट कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में से विदाउट प्रायर लेजिस्लेटिव अप्रूवल प्रपोजल वो डायरेक्ट विड्रॉ कर सकता है क्योंकि कंटिजेंसी है, राइट। जनरल जो रहेगा वो कंसोलिडेट में जाएगा। परमिशंस नहीं लेते जनरली, वो जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है उसमें से क्या आएगा और क्या जाएगा ये पास होता है, फिर बिल, बिल सिर्फ पास होता है बस, बाकी बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहती उसको। नाउ अगर रेवेन्यू डेफिसिट में मैं बोल रहा हूँ रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो फिजिकल डेफिसिट पे पहुंचना है मुझे रेवेन्यू डेफिसिट से। तो रेवेन्यू डेफिसिट में मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड कर देना चाहिए, कैपिटल डेफिसिट ऐड कर देना चाहिए मुझे। तो क्या मिल जाएगा मुझे? फिजिकल डेफिसिट मिल जाएगा। फिजिकल नहीं, रेवेन्यू, रेवेन्यू डज नॉट इंक्लूड कैपिटल, यू हैव टू सेपरेटली गिव द इफेक्ट ऑफ कैपिटल टू अराइव एट फिजिकल। कैन वी से फिजिकल का एक पार्ट रेवेन्यू है एक पार्ट कैपिटल है, सिंपल वे में समझने के लिए। चलो यहां पर अपन एंड करते हैं अपना बजट प्रोसेस, इजी बजट प्रोसेस, तोड़ मालिक। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 10 पर। इसमें सिर्फ एक काम करना है, जहां पे आपने ये सब लिखा है हाफ पेज ब्लैंक छोड़ देना, अगर मुझे कुछ बाद में याद आता है तो मैं यहाँ लिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ओनली हाफ पेज। अब आ जाओ आप इंडियन इकोनॉमी चैप्टर नंबर 10। कोई यूनिट्स नहीं है इसमें, एक ही डायरेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी। व्हाट वाज द इंडियन इकोनॉमी स्टेटस बिफोर इंडिपेंडेंस? बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द अंग्रेज राज, जहां पे 1850 से 1947 तक की बात करें अपन। तो क्या था अपना स्टेटस, क्या था? अपने इकोनॉमिक्स को बुलाते हैं अर्थशास्त्र। क्या बुलाते हैं? अर्थशास्त्र, ठीक है। एंशियंट इंडियन गाइड्स थे जैसे बाय कौटिल्य फॉर किंग चंद्रगुप्त मौर्य, emphasizing the material well-being, agriculture, fair taxation, true kingship क्या होता है, that is priority of the people's welfare, with 7 vital state element, ऐसे कुछ उनके philosophies थे। हाँ उनका वेल्थ ओरिएंटेड ये था, ठीक है। फिर यूरोपियंस हमारे पास आए, ब्रिटिश ने हमारे पे राज किया और हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनिज्म आया था, इन्होंने क्या किया, अपने इंडिया की इकोनॉमी को अपने इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत ही बैड लक है। अपन लोग ना एक्चुअली इंडिपेंडेंस के पहले सोने की चिड़िया बोलते थे अपने को, वी वर टू रिच, बट दैट टाइम व्हाट वाज द केस, इट वाज किंग का राज। और ना फार्मर्स के पास भी बहुत बड़े बड़े लैंड्स थे, तो जब फार्मिंग भी होती थी तो बड़े स्केल पे होती थी, और फैमिलीज में मेंबर्स भी कम रहते थे तो इनकम भी पर हेड ज़्यादा होती थी। बट क्या हुआ, बाद में ये ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने अपने को डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इसके थ्रू राज किया, एंड इन्होंने फिर इंडिया को, इंडिया के पूरे इकोनॉमी को मतलब हैंड क्राफ्टेड इकोनॉमी थी ना अपनी,
तो इन्होंने उसको मशीन इंट्रोड्यूस कर दी है। और उससे क्या हुआ, हैंड क्राफ्टेड गुड्स जो महंगे होते थे, मशीन क्राफ्टेड गुड्स सस्ते होते थे, मशीन मेड गुड्स। तो सस्ते गुड्स बिकने लग गए अपने इंडियन इकोनॉमी में। मतलब इन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में लाया, जिससे जो हैंडक्राफ्ट करते थे ना लोग, उनका मार्केट खत्म हो गया। तो फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट मिला, तो उन्होंने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया उनको, तो उन्होंने क्या किया फिर, सपोज अपन 5 भाई है, उस जमाने में तो 5 5 भाई होते थे, तो एक दो भाई हैंडक्राफ्ट करते थे, 3 लोग एग्रीकल्चर करते थे, तो हैंडक्राफ्ट गुड्स का मार्केट खत्म हो गया। तो ये जो 2 लोग हैं, ये लोग भी एग्रीकल्चर में आ गए, क्योंकि उनको करने के लिए बाकी कुछ नहीं था, समझे। तो जो लैंड अदरवाइज 3 भाइयों में डिवाइडेड था, वो अब 5 भाइयों में डिवाइडेड, तो लैंड फ्रेगमेंटेशन होने लग गया, बटने लग गया, और स्मॉल स्मॉल लैंड हर एक के हिस्से में आ गया, तो जिससे वापस से पॉवर्टी आने लग गई इंडिया में। और इन्होंने लूटा हुआ अलग बात है, बट ये जो इकोनॉमी में हो रहा है ये चेंज हुआ। और ये जो भी मशीन मेड गुड्स प्रोड्यूस होते थे, ये कौन प्रोड्यूस करता था, ब्रिटिशर्स प्रोड्यूस करते थे, तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू पूरा वो ले जाते थे, और अपने इंडिया के मार्केट्स और भी खराब होने लग गए। धीरे धीरे हम उन पे डिपेंडेंट होने लग गए, और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। वहाँ से 1991, दो वी सेड दैट इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी, बट ऐसा नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी हमने अडॉप्ट नहीं किया था। अपना सिस्टम जो था वो सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था, क्योंकि इंडिया में बिजनेस करने का लिबरलाइजेशन नहीं था, प्राइवेट सेक्टर्स को ज़्यादा सेक्टर्स में एंट्री नहीं थी, क्योंकि मैक्सिमम सेक्टर्स गवर्नमेंट बोलता था ये हमारे लिए रिजर्व्ड है, आप नहीं आ सकते एज अ प्राइवेट सेक्टर। एंड वर्ल्ड ट्रेड तो होता ही नहीं था, मतलब इंडिया की हद तक वी वेर क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओवरऑल फिर अपना ओवरऑल प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आया, हमारे क्या बोलते हैं, इनकम लेवल्स कम होने लग गए। अंग्रेज जब राज करके छोड़ के चले गए, तो उसके बाद हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी संभालने नहीं आया, तो हमने सोचा चलो 1966 में हम डिवैल्यू कर लेते करेंसी को, 1949 में तो किया ही था। फिर उस वक्त हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, बट वो भी कुछ बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, 5 क्रॉप की हद तक की हम आगे बढ़े, उसमें भी 1 क्रॉप वीट था मेजर। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया था अपन ने, बट वो भी कुछ बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज है ये इंडिया में फ्लरिश हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनको इतने सारे बिजनेस करने में रोक थे। आजकल आप एक वर्ड सुनते हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उस वक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था नहीं, हार्डशिप ऑफ डूइंग बिजनेस था, करेक्ट। फिर 1991 में ये एलपीजी आया, और अपनी इंडिया की पॉलिसीज काफी एक्सटेंड तक चेंज हुई। पहले मॉडवैट आया था, याद है आपको, फिर वैट आया। मॉडवैट वाज मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, फिर बाद में वैल्यू एडेड टैक्स, फिर जीएसटी, ऐसे। तो जो वैल्यू एडेड टैक्स था वो सिर्फ गुड्स पे था, तब सर्विसेज पे सर्विस टैक्स अलग लगता था, गुड्स पे गुड्स टैक्स जिसको वैट बोलते थे, और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स। 1991 में प्रेसिडेंट थे हमारे, प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, और फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जब ये इकोनॉमिक पॉलिसी लाई थी। अपने पास ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना, बहुत ही कम हो गए थे, मियरली 1.2 बिलियन डॉलर, 1.2 बिलियन डॉलर, जो आज 600 एंड समथिंग बिलियन डॉलर है, उस वक्त कितना था, 1.2 बिलियन डॉलर, विच वर बेयरली फॉर इनफ टू रन द इकोनॉमी ओनली फॉर 2 वीक्स। तो जो कि ऑब्वियसली बहुत ही अनस्टेबल, इसको क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस सिचुएशन भी बोलते हैं। बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन थी, पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया में। दो टाइप में इन्होंने एक्शंस को डिवाइड किया था खुद के, शॉर्ट टर्म स्पेशलाइजेशन स्टेबलाइजेशन एक्शन एंड लॉन्ग टर्म स्पेशलाइजेशन स्टेबलाइजेशन एक्शन। मतलब क्या हुआ था, इकोनॉमी को स्टेबलाइज तो करना ही था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल में जा रही थी इकोनॉमी, रिसेशन में जा रही थी, इंडिया के गवर्नमेंट के पास ही पैसा नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करते, स्टेबलाइजेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इसलिए इसका नाम था शॉर्ट टर्म स्पेशलाइजेशन एक्शंस एंड लॉन्ग टर्म स्पेशलाइजेशन एक्शन। आई एम जस्ट गिविंग यू समरी की क्या क्या हुआ था, ठीक है। फिस्कल रिफॉर्म्स ये जो 1991 में आए थे ये थे, और इससे हमने एक स्टेबल और ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने बेटर टैक्स के कंप्लायंसेस किए, हमने सोचा कि हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को कम से कम करें, हमने सोचा कि हम रिडक्शन कर सकते हैं सब्सिडीज का और अननेसेसरी सब्सिडीज का, इंपॉर्टेंट सब्सिडीज को कम करो, अननेसेसरी सब्सिडीज को अबॉलिश कर दो। एंड डिसइन्वेस्टमेंट वाज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स दिस थिंग, कि हमारे जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है उसको बेच दो, ताकि कम से कम उतना पैसा तो फ्री हो जाए गवर्नमेंट का। एंड एनकरेज किया इन्होंने प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन।
फिर तो आपको पता ही है कि 1991 के बाद क्या हुआ था। तो ये तो 1991 के पहले की स्टोरी थी। 1991 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाई गई थी, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा और प्रमोट हुआ, क्योंकि ये जो लिबरलाइजेशन नहीं था पहले, वो लाया गया। सेक्टर्स जो रिजर्व थे उसको डी रिजर्व किए गए। अभी तो दो ही सेक्टर है जो रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर है, ऑटोमिक और डिफेंस। जो अभी अभी अपन ने, डिफेंस नहीं, ऑटोमिक और रेलवे है। और ऑटोमिक इज नथिंग बट उसमें डिफेंस भी कवर होता है। यू कैन प्रोड्यूस वेपन्स, ऑब्वियसली प्रोड्यूस वेपन्स बट विथ लाइसेंसेस। आपके पास अगर आप प्राइवेट सेक्टर रहेंगे तो भी आप लाइसेंस लेके उसमें एंटर कर सकते हो, बट आप कुछ भी लाइसेंस लेके रेलवे में नहीं जा सकते हो, कुछ भी लाइसेंस लेके आप ऑटोमिक एनर्जी में नहीं जा सकते हो, क्योंकि वो दो सेक्टर्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट को अलाउड है। बाकी सेक्टर्स सबको अलाउड है, बट डिफेंस सेक्टर में तुमको परमिशन लेके जानी पड़ती है। डिफेंस इज जस्ट एन एग्जांपल विच यू नो। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में रहने चाहिए गवर्नमेंट के, वो सब लाइसेंसेस के थ्रू ही होते हैं आज भी। जैसे कि लिकर मैन्युफैक्चरिंग, ये भी लाइसेंसेस के थ्रू ही होते हैं। आप ऐसे पेंसिल स्केल थोड़ा ना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना। हाँ हाँ, बट कर सकते हैं। कितने सारे डिफेंस कंपनीज है जिसके स्टॉक्स आज मार्केट में बिक रहे, लिस्टेड कंपनीज है। HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस कंपनी है। कंट्रोल होता है, लाइसेंसेस होते हैं, उनके ऊपर नॉर्म्स होते हैं और क्लोज वॉच किया जाता है, क्योंकि उनके जो प्रोडक्शन है वो डिफेंस के लिए जाना चाहिए रादर देन टेररिज्म। इसलिए 1992 में सेबी एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ऑफ मार्केट बोलकर आया पिक्चर में, और स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया। बट इसी वक्त वो हर्षद मेहता स्कैम भी हुआ था। फिर तब तक BSC था पिक्चर में, फिर NSC भी फॉर्म हुआ, 1994 में फॉर्म हुआ था। न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉलिसी जो लाई दी थी उसमें लाइसेंस राज वगैरह को रिमूव किया। बहुत सारे लाइसेंस राज मतलब लाइसेंसेस परमिशंस लेके स्टार्ट करना पड़ता था, वो हटा दिया। डी रिजर्व किए बहुत सारे सेक्टर्स जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे वैसे भी। फिर एक्सटर्नल ट्रेड को भी थोड़ा सा लिबरलाइज किया, ताकि हम क्या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उसके आइटम्स को हम कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश किए। रुपी को डीवैल्यू किया गया था। तुमने पूछा था कितने से डीवैल्यू किया था, 18% से डीवैल्यू किया था। 18% से अपने इंडियन रुपी को 1991 में अपने डीवैल्यू किया था, जिससे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो है वो मार्केट रेट पे कन्वर्टिबल जो किए गए थे, जिसको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग रेट रिजिम, वो हमने 1991 में फॉलो किया, क्योंकि तब तक तो अपन क्लोज्ड इकोनॉमी थे वैसे भी। नए टेक्नोलॉजीज लाना, ग्लोबल लेवल पे बिजनेस करना, ट्रेड को बढ़ाना, ये सब इंडिया का किया, और इंडिया का ग्रोथ हिस्ट्री फिर अच्छा हो गया। नीति आयोग ये एक रिप्लेसमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, पता है ना आपको। एंड नीति आयोग का लॉन्ग फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कुछ नहीं, मोदी के एब्रिविएशंस रहते हैं और कुछ नहीं है। हाँ। भाई इन्होंने क्या किया, जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स थे उन्होंने उतने रखे, बाकी खुद के पास रख लिए पूरे। 2015 में ऐसा हुआ था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की जगह नीति आयोग आया था, क्योंकि 2014 में मोदी गवर्नमेंट जीत के आए थे पहली बार। कितने सारे स्कीम्स तो ऐसे जो पहले से थे, बस इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम से नया नाम दे दिया उसको, और वापस से वही स्कीम को कंटिन्यू किया, और दिखाया कि देखो हमने इतने सारे स्कीम्स चालू किए। आधार कार्ड, ये आइडिया भी उनका ही था, जो एक आइडेंटिटी पूरे इंडिया की होनी चाहिए आधार कार्ड, ये आइडिया कांग्रेस का ही था, लाया बीजेपी ने, और नाम दिया खुद का कि हमने लाया आधार कार्ड। ऐसा होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर तो आपको पता ही है, राइट। इस प्राइमरी सेक्टर में क्या हुआ था, सेकेंडरी में क्या हुआ था, टर्शरी में क्या होता है, एक बार जस्ट पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर डन है। आपको मैं जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, वो लास्ट लेक्चर रहेगा जिसमें मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा, और हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उस सेशन में लास्ट के 5 से 10 मिनट में आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक्स का कैसे पढ़ाई किया जाता है, मेनली पेपर कैसे लिखा जाता है। पढ़ाई कैसे किया जाता है, इज वेरी सिंपल, प्रैक्टिस ऑफ MCQs करते रहो, जहाँ MCQs गलत आ रहे हैं वो कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो। और
आपके जो फास्ट ट्रैक नोट्स है उसको रिवाइज करो, जो ये बुक दी थी आपके रिवीजन नोट्स बोलो या एक्स्ट्रा नोट्स बोलो, उसमें से जो जो गलत गया उसको मार्क करो, एग्जाम के एक दिन पहले उसको याद से पढ़ना। ये सिंपल स्ट्रेटेजी हाउ टू स्टडी, हाउ टू राइट द पेपर, ये मैं आपको लास्ट डे बता दूंगा। ठीक है, आपका डाउट का सॉल्विंग का सेशन हार्डली आधे घंटे का रहेगा, जिसमें आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई एम वेरी श्योर उसके आगे आपको डाउट्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि इतने अच्छे से आपने पढ़ा है, तो थोड़ा और एफर्ट मार लोगे तो पूरा हो जाएगा आपका। कुछ पार्ट के लिए शायद आपको मॉड्यूल भी रेफर करना पड़ सकता है, पढ़ लेना, एक आधा पार्ट ही रहेगा जिसको ऐसा होगा। एटलीस्ट वो जो नोट्स है ना वो सॉल्व कर लोगे ना अगर तुम एमसीक्यूज, तो भी अपना डाउट सॉल्विंग सेशन हो सकता है। एंड डोंट वरी अबाउट आगे के डाउट्स, आगे के डाउट्स के लिए मैं आपके पास व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, डोंट वरी, डोंट वरी, उसके तक तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, चलो स्टॉप करें फिर। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, सी यू।